तो पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ये आ गया कि नहीं, डेवलपमेंट छोड़ो, सोशल इंजीनियरिंग ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो करो और आराम से वोट ले लो। कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी भी अंदर से चाहती है कि चुनाव जो है वो आगे बढ़ जाए। रेलवे का बिहार में एक पर्टिकुलर कितना विकास हुआ, आपको पुराने लोग जो हैं वो बता देंगे कि क्या विकास हुआ। कि जहाँ पर भी 2, 4, 5 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती है, चुनाव से पहले सीटों के लिए थोड़ा तनातनी होती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। महागठबंधन के 5 पांडवों को हस्तिनापुर पर चढ़ाई करनी है, लेकिन पांडवों के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही है। कम से कम सामने जो दिख रहा है उसमें कोई सामंजस्य, कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर खबरें ये हैं कि दिल्ली में सब कुछ सेट हो रहा है। एक एक करके बिहार को लेकर जो जिगसो है, उसकी पजल्स की पीसेस लगाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि महागठबंधन जहां बिहार में टूटा हुआ दिख रहा है, वहीं दिल्ली में एकजुट है। दिल्ली के एक नेता, लेकिन बिहार से जुड़े हुए, बिहार की राजनीति के सबसे पुराने परिवार से जुड़े हुए, वो अब वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव मिश्रा नाम है, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन दिल्ली में बैठकर बिहार की सियासत को मॉनिटर भी कर रहे हैं और साथ साथ डॉक्टर भी कर रहे हैं। जानते हैं इनसे सीधे तौर पर। सर, बिहार में जो महागठबंधन है आपका, अगर हम कागज पर भी देख रहे हैं तो बंटवारा तो दिख रहा है, अलग अलग लग रहा है, सभी की विचारधाराएं अलग हैं। सीएम कैंडिडेट को लेकर आप लोगों में एक रूपता नहीं है। सीटों के समीकरण को लेकर अभी बहुत बड़ा कहा सकता है कि झगड़ा कहीं ना कहीं बाकी है। लेकिन दिल्ली में आप लोग जब जाते हैं सारे नेता, तो एकजुट हो जाते हैं, चाहे चुनाव आयोग के पास जाना हो या डिजिटल रैलीज को लेकर जिस तरह से भाजपा और जदयू अपने सरकारी तंत्र का प्रयोग करना चाहती हैं, इन सब मुद्दों पर हो, आप एकजुट हो जाते हैं। ये कैसे होता है सर? देखिए, ये बहुत नेचुरल है। जो परिवार में अगर 5 भाई हैं तो 5 भाई में कई बार, और जो कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, जिनके एम्बिशंस डिफरेंट हैं, वो जब एक साथ मिलते हैं तो थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें होती है। बहुत ही ये परिवार में होता है। तो ये महागठबंधन भी एक परिवार है, लेकिन जो मुख्य लक्ष्य है वो सबका एक है। अब जब गठबंधन होता है, और ये पूरी हिस्ट्री है, आप कभी भी किसी भी स्टेट में आप देखेंगे कि जहाँ पर भी 2, 4, 5 पॉलिटिकल पार्टी एक साथ आती है, चुनाव से पहले सीटों के लिए थोड़ा तनातनी होती है, क्योंकि सब चाहता है कि हमारे थाली में ज़्यादा सीटें आएँ। तो ये बहुत नेचुरल है। लेकिन चूंकि हमारा जो गोल है वो एक है, तो जब भी हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलने के लिए जाते हैं या दिल्ली में कोई बैठक होती है, तो वहाँ अभी जो हाल में ही हमारी बैठक हुई थी, जब हम चुनाव आयोग से हम लोगों की बातचीत हुई थी, तो उसमें हम लोग 9 दल आए एक साथ। सीताराम येचुरी आए, डी राजा आए, कुशवाहा जी थे, मांझी के प्रतिनिधि जी थे, शरद यादव जी के थे, मतलब सारा कुछ मिला हुआ था। वीआईपी से थे, मैं था। तो ऐसा कुछ नहीं है, और ये बहुत नेचुरल है। राजनीति में ये सब चीज़ें होती हैं। मतलब कहने का मतलब कि आप एक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप महागठबंधन जो है चुनाव में इसी रूप में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो इसी रूप में जाना ही है। थोड़ा बहुत जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भिन्नताएं हैं, मत भिन्नताएं हैं, मतलब लोग जुड़ेंगे या कुछ लोग जा भी सकते हैं? ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि सब कोई जुड़े हुए रहेंगे। हालांकि एक बात और आपको मानना होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ऑन कैमरा एंड बैक कैमरा वो बहुत तरह की चीज़ें करती हैं। और इसलिए, और चूंकि अभी चुनाव समय पे होगा या नहीं होगा, कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी भी अंदर से चाहती है कि चुनाव जो है वो आगे बढ़ जाए। क्योंकि अभी जो मैं अभी आपने कहा, मैं दिल्ली के अलावा बिहार हमेशा रहता हूँ, हमेशा आता जाता रहता हूँ। अभी भी 3 दिन के दौरे से जस्ट लौटा हूँ पटना। अभी मैं पूरे मिथिलांचल के दौरे पे था, पार्टी के कार्यक्रमों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहा था, पदाधिकारियों से मिल रहा था। वो बाढ़ग्रस्त, मतलब आप लोग चुनावी मोड में हैं? बाढ़ नहीं, सिर्फ चुनावी मोड नहीं। अब जैसे हमें ये भी तो देखना है ना कि अभी बिहार में बहुत तरह की, एक महामारी हो गई, उसके कारण लॉकडाउन और बहुत तरह की समस्याएं हो गई। उसके बाद दूसरी विपदा आई, वो बाढ़ की विपदा आई। और बाढ़ का तो मुझे समझ में आता नहीं है कि जब हमें पता है कि हर एक साल बाढ़ आना है, तो ये इसको क्यों नहीं प्लानिंग की जाती है पहले? फॉरवर्ड प्लानिंग क्यों नहीं होता है? सो दैट आप जिस समय बाढ़ आए, पता है कि हर बार जब अगर बारिश ज़्यादा होगी तो नेपाल अब खोलेगा, बिकॉज नेपाल अपने बचाना चाहेगा अपने को, वो खोलेगा ही खोलेगा। तो उसकी तैयारियां होनी चाहिए।
तो ये सब नहीं होती, ये गलत है। डू यू सी दिस एज अ पॉलिसी पैरालिसिस, या फिर ये सारी सरकारें इसको लेकर रिलेक्टेंट रही हैं अब तक? मुझे लगता है कि ये बात इजी गो लकी टाइप का है, क्योंकि वो जो सरकार के पास एक साधन होता है, उसके पास लोग होते हैं, तो अगर आप बिल्कुल स्थिर से और सच में आप काम करना चाहें, और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, मैं अभी जेडीयू की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनमें पता नहीं क्यों इस तरह का एक ढिलाई सी आ गई है। जो मुझे पहले दिखता था, जो आप, मैं 60s की बात करूँ, 70s की बात करूँ, उस समय जो पॉलिटिशियंस में जो एक जज्बा था कि हमें डेवलपमेंट करना है, जो गरीबी से ऊपर उठना है, अब हम 70 साल से विकासशील देश ही हैं, ये तो समझ में नहीं आता। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब 2018 में 19 में जो बोल्शेविक मेसेविक की क्रांति हुई रशिया में और यूएसएसआर बना, उसके 30 साल आते आते ही वो एक महाशक्ति बन गया, राइट। वो अलग बात है कि बाद में 80s में ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका आया, उसको गलत ढंग से इम्प्लीमेंट किया गया, तो ये गलतियां हो गई। और हम भी 70 साल पहले आज़ाद हुए थे और आज भी वही स्थिति, मोटा मोटी वही स्थिति। सर ये आप डू यू सी दिस एज अ पॉलिसी पैरालिसिस फेल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर ये लगता है कि जनता के माथे पर हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी डाल देती है सरकार भारत में और कहती है कि जनता ही इंपॉर्टेंट है? अब कोरोना रोकना है तो सोशल डिस्टेंसिंग जनता को मेंटेन करना होगा, बाढ़ रोकना है तो आपको विस्थापित होना पड़ेगा। इसमें मुझे लगता है, इन माई पर्सनल ओपिनियन, मुझे ये लगता है कि जो सरकारें रही हैं, और मैं पूरे 70 साल की बात कर रहा हूँ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही, बाकी दूसरी भी सरकार रही, और मैं अभी बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार के लोगों को मेन स्ट्रीम में हम कैसे लाएंगे इसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल विल है, वो पॉलिटिकल विल धीरे धीरे कमजोर होता गया, और उन्हें लगा कि नहीं, बाकी बातें करो, सेंटिमेंट जगाओ, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे सेंटिमेंट जगाओ, वोटें ले लो, और फिर अगले 5 साल के बाद फिर दोबारा वही काम करो, और ये यही चलता आ रहा है। तो जो मेन मुद्दा होता है, जब भारत को आज़ादी मिली थी और उस समय जो ये था कि हमें विकसित बनना है, लोगों गरीबी हटाना है, वो सब मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और राजनीति जो है, वोट बैंक की जो राजनीति है, वो बहुत हावी हो गई। आपकी बातों से समवेयर डाउन आई गेट अ रिकलेक्शन कि व्हेन नीतीश कुमार वाज इम्पोज इन बिहार, जब वो आए थे, एक हनीमून पीरियड जो शुरुआती था कि ही वाज प्रपोज्ड एज कि स्विस आर्मी नाइफ है, ये व्यक्ति सब कुछ ठीक कर देगा। बट ये 15 सालों के बाद आज वी कैन सेफली से कि उनके खिलाफ इनकम्बेंसी है। लोगों को लगता है कि कोरोना बिहार में सबसे ज़्यादा पांव पसार रही है, बाढ़ लगातार 15 सालों से आ रहा है, पटना डूब गया पिछली बार, एंड ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये साबित करती हैं कि हम भले ही नीतीश कुमार जी को लाए थे कि जंगल आज खत्म करेंगे ना, एवरीथिंग दैट वाज प्रपोज्ड एट दैट मोमेंट, बट नीतीश जी की डिलीवरी रेट क्या लगा आपको? क्या उन्होंने 15 साल में कुछ अच्छा काम किया, या पॉलिसी पैरालिसिस के भेंट चढ़ते गए लगातार? देखिए, वो जो पहला जो उनका सत्र था, जब वो 2005 में जब आए, तो उस समय चूँकि बहुत ही चेंजेस की ज़रूरत थी, और वो चेंजेस करने में काफ़ी हद तक वो ऐसा लगा कि वो हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे वैसे उन्होंने फिर, उनको लगा कि नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, और कि सोशल इंजीनियरिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पता नहीं क्यों उनके दिमाग में ये आ गया कि नहीं, डेवलपमेंट छोड़ो, सोशल इंजीनियरिंग ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वो करो और आराम से वोट ले लो। आपके परिवार से सर रेल मंत्री थे एल.एन. मिश्रा जी, आपके परिवार में से 3 बार मुख्यमंत्री लोग बने, जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, अभी भी पॉलिटिकली बहुत एक्टिव है आपका परिवार, आप उसी परिवार से आते हैं। कहीं ना कहीं ये इल्ज़ाम तो आपके परिवार पर भी लगेगा, यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब क्या बदलाव कीजिएगा आप जगन्नाथ मिश्रा, एल.एन. मिश्रा से अब राजीव मिश्रा में क्या परिवर्तन है? व्हाट लेसन हैव यू लर्नड? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मैं अपने, अगर परिवार की ही बात हो रही है, तो हमारे घर में कभी भी ये बात नहीं होती थी, मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में, कि कास्ट को लेकर के, जाति को लेकर के हमारे परिवार में कभी बातें नहीं होती थी, हमेशा बात डेवलपमेंट इश्यूज पे होता था। और अगर आप कहेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ललित बाबू के समय में जब वो रेल मंत्री थे, तो आप देख लीजिए हिस्ट्री कि रेलवे का बिहार में एक पर्टिकुलर कितना विकास हुआ, आपको पुराने लोग जो हैं वो बता देंगे कि क्या विकास हुआ। जब जगन्नाथ मिश्रा जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ज़्यादातर समय उनका 80 to 83 का ज़्यादा समय रहा, उसमें ऐसे बहुत से कार्य उन्होंने किए। शिक्षकों को, उर्दू भाषा को अगर आप देखेंगे, तो इस तरह के जो एक थॉट प्रोसेस था, वो ये था कि किसी तरह
और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका युवा शिक्षित होगा तो वो अपने आप बहुत सी ऐसी कुरीतियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो उस समय के आप शिक्षकों से पूछ लीजिए। आज स्थिति ये हो गई है सरकारी महाविद्यालय में, सरकारी स्कूल और में, कि टीचर्स और प्रिंसिपल आते ही नहीं है, स्टूडेंट्स आ ही नहीं रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मेरे पास बिल्कुल अभी भी जब आ रहा था, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे समय में, चूंकि मेरे पिताजी मृत्युंजय नारायण मिश्रा जी, उन्होंने भी बहुत शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। उस समय जब उन्होंने लोगों को रखा था, वो आज कई लोग हैं जो प्रिंसिपल हो गए हैं उस संस्थाओं के। तो मुझे पता चला कि एक व्यक्ति जो जानकार था वो प्रिंसिपल हो गए। मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि भैया ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं आपके कॉलेज में लेक्चर देने आऊँगा। तो वो थोड़ा देर पॉज उन्होंने लिया, फिर कहा कि यहाँ के ना है बे, आपके क्या, आप आइएगा लेकिन स्टूडेंट तो आता ही नहीं है। तो ये जो स्थिति है, तो ये बहुत ही दयनीय है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अ प्रॉब्लम, बात क्वालिटी एजुकेशन की है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो भर्तियां की गई, जो लोग डिजर्विंग नहीं थे उनको, वो कहीं ना कहीं हम पर करके, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल हर तरह से। जो जब आप शिक्षक जो है वो भविष्य का निर्माण करता है, भविष्य का निर्माण होता है, बच्चे पढ़ते हैं, वो फिर आगे वो जॉब इंडस्ट्री के लिए वो रेडी होते हैं। तो उनको उस तरह के स्किल्स को आपको देना है, उनको पढ़ाना है। अब सिर्फ जो टेक्नोलॉजी में जितनी चेंजेस हो रही हैं, अभी आप देखिएगा कि जॉब किस एरिया में सबसे ज़्यादा जॉब है। इंजीनियरिंग फील्ड कहीं अगर हम देखें तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, इस सब पे ज़्यादा ये है। आप बताइए यहाँ कौन सा ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो रही है, जिसका पोर्टल पे देख लीजिए, आप naukri.com पे देखिए कि उस तरह के इंजीनियरों की आज भी कोरोना काल में भी कितनी डिमांड है, या रोबोटिक इंजीनियरिंग की कितनी डिमांड है। इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप समय के साथ जैसे जैसे इंडस्ट्री चेंज कर रहा है, जहाँ पे जॉब मार्केट क्रिएट हो रहा है, यू नीड टू थिंक, वो आप एक प्रोसेस को बनाएंगे, अपने बच्चों को वैसा ही शिक्षा देंगे तो वो जॉब मार्केट के लिए रेडी होगा। अदरवाइज वो अगर आप वो कुछ और पढ़े जहाँ जिसपे जॉब ही नहीं है तो फायदा क्या है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।